हेलो हेलो हेलो। हेलो हेलो। हेलो हेलो। आवाज़ आ रही है मेरी क्या? हाँ सर। हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल? यस सर। अरे कोई कुछ बोल रहा है पर मुझे आवाज़ नहीं आ रही। ये बोला ना। क्यों? मुझे आवाज़ ही नहीं है। अरे एक्चुअली लिख कर बताओ ना थोड़ा। लिख कर बताओ अभी। हेलो एवरी हेलो एवरीवन। सॉरी फॉर द डिले। अभी आवाज़ आ रही है ना एकदम क्लियर? नहीं आ रही क्या आवाज़? यस। अच्छा अच्छा। अभी क्लियर आ रही है ना? क्योंकि आज का लेक्चर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सो तो हम यहाँ पर थे लास्ट वीडियो में, लास्ट लेक्चर के अंदर। ठीक है, तो इसके बारे में हमने क्या देखा था? अरे सारे लोगों का बंद है क्या माइक? सर अनम्यूटिंग अलाउ तो करो भाई, अनम्यूटिंग। अच्छा।
हेलो हेलो, आवाज आ रही है क्या? यस सर। अभी एकदम क्लियर है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है? सर थोड़ी थोड़ी लैग हो रही है। थोड़ी थोड़ी लैग हो रही है, अच्छा ओके। सो लेट्स स्टार्ट। ये सब हमने कर लिया था, होमवर्क में दिया था, सबको पता है ना? होमवर्क में दिया था ये वाला, किया यस क्या? सर। किसी ने ये वाला किया? यस सर। सभी लोगों ने कर लिया? राज, इसमें क्या करना था? n इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाई n स्क्वायर प्लस 5 डिवाइड बाई 4। राज, मेरी आवाज आ रही है क्या? आर्यन, आपको तो आ रही है ना? आपने कंप्लीट कर लिया ना ये? यस सर। ओके, नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड। थिंक अबाउट सीक्वेंस। यहाँ पर थे कि हम इसके बारे में सोचने वाले थे कि इस सीक्वेंस के बारे में हम क्या कहेंगे। 1 1 2 3 5 8, ठीक है। अब यहाँ पर जैसा कि किसी ने आंसर दिया था कि ये फिबोनाची सीक्वेंस है, तो फिबोनाची सीक्वेंस क्या होता है इसको समझ लेते हैं। In some cases, an arrangement of numbers such as 1 1 2 3 5 8 has no visible pattern, has no visible pattern, but the sequence is generated by the recurrence relation given by a1 is equal to a2 is equal to 1। अब यहां पर a1 और a2 की फिक्स वैल्यू है जो कि 1, लेकिन a3 की जो वैल्यू है, a3 की वैल्यू जो है वो यहां पर a1 और a2 के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। मतलब पिछली वाली टर्म के ऊपर डिपेंडेंट है a3 की वैल्यू। सिमिलरली अगर a4 की बात करेंगे तो a4 जो है वो किस पर डिपेंडेंट होगा? a4, A2 और A3। a2 और a3। सो अब ध्यान से देखना, A4 जो है वो A2 और A3 पर डिपेंडेंट होगा। अभी हमारी सीक्वेंस 1 1 2 3 5 8 में A4 कौन होगा? 3। A4 जो होगा वो 3 होगा। नाउ अब n की जगह पर क्या रखना है? 4। n की जगह पर 4 रखेंगे तो इज इक्वल टू A 4 माइनस 2 2 बन जाएगा, प्लस A 4 माइनस 1 3 बन जाएगा। तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि A4 इज इक्वल टू A3 प्लस A2। और इसी तरीके से आप A5 पर भी जा सकते हो, A6 पर भी जा सकते हो, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है फिबोनाची सीक्वेंस के अंदर वो ये कि यहाँ पर आपको कंडीशन का भी ध्यान रखना है। सिर्फ इतना ही ध्यान नहीं रखना कि ये जो नई टर्म है वो पिछली टर्म पर डिपेंडेंट है, ये तो होगा ही, बट यहाँ पर कंडीशन जरूरी नहीं कि हर बार n ग्रेटर देन 2 ही हो, ठीक है, और कोई भी कंडीशन हो सकती है, पॉसिबल है। तो आपको फिबोनाची सीक्वेंस के अंदर दो चीजें क्या ध्यान रखनी है? पहली तो ये कि एक नई टर्म पिछली टर्म के ऊपर डिपेंडेंट होगी, और दूसरी ये कि यहाँ पर जो कंडीशन दी हुई है उस कंडीशन को ध्यान में लें। अरे साथ साथ में लिखना भी है, पता है ना? साथ साथ में हमको लिखते भी जाना है। सो दिस इज कॉल्ड फिबोनाची सीक्वेंस। नाउ अब जब फिबोनाची सीक्वेंस को समझ लिया तो कुछ एग्जाम्पल करते हैं ताकि और मजा आए, और मजा आए मतलब अच्छे से हम समझे इसको। अब देखो जैसा कि मैंने कहा था ना कि कंडीशन पर भी ध्यान रखना। इससे पहले देखोगे तो इससे पहले जो कंडीशन थी वो हमारी क्या थी? n ग्रेटर देन 2। 1 1 2 3 5 8 वाली जो सीक्वेंस है उसके अंदर n ग्रेटर देन। अभी जो एग्जाम्पल आ रहा है उसके अंदर क्या बता रहा है? n ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, यानी कंडीशन चेंज होती रहेगी। कंडीशन पर फोकस करना फिबोनाची सीक्वेंस के अंदर। नाउ अब यहाँ पर हमारे पास है एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल ट्राई करते हैं सॉल्व करने के, साथ में सभी लोग लिखेंगे एग्जाम्पल। लेट द सीक्वेंस कैन बी डिफाइंड एज फॉलोज। फाइंड फर्स्ट 5 टर्म्स। पहली 5 टर्म आपको बतानी है, पहली 5 टर्म आपको बतानी।
पहली टर्म तो आपको दी हुई है, तो पहली टर्म तो हमारी हो जाएगी 1, दूसरी टर्म हमारी क्या होगी, दूसरी टर्म, सो दूसरी टर्म के लिए मैं लिखूंगा A2 इज इक्वल टू A2 माइनस 1, क्योंकि n को मैं 2 भी ले सकता हूं, यहां पर लिखा हुआ है। सो A2 इज इक्वल टू A2 माइनस 1 इज नथिंग बट A1। सो A1 तो क्या है, 1 है, सो A2 भी क्या हो जाएगा, A1 के बराबर, यानी कि 1 हो जाएगा ना। कोई मुझे A3 और A4 और A5 फटाफट से बताएगा क्या, फटाफट से कैलकुलेट करके अपना दिमाग चला के, 11th में हो यार अब तो। कौन देना चाहेगा आंसर A3 का? सबसे पहले A3 को टारगेट करते हैं। अरे बहुत आसान है यार, A3 इज इक्वल टू A3 माइनस 1 यानी कि 2। अच्छा यहाँ पर +2 भी तो है यार, +2 भी तो लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा 1 + 2। तो A1 जो मैंने 1 लिखा था उस मॉडिफाइड क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी A1 + 2 हो जाएगा। सो A2 जो है वो एक्चुअली क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अरे सब लोग जाग रहे हो क्या? कोई ने बताया ही नहीं मुझे कि +2 तो कंसिडर ही नहीं किया था। समझे क्या? A2 इज इक्वल टू A2 माइनस 1 + 2 भी इधर आएगा, ठीक है। सो 2 माइनस 1 तो 1 होता है, तो ये बचेगा क्या, A1 + 2। A1 हमारा 1 था, इधर 1 के अंदर +2 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी कि अल्टीमेटली A2 का जो आंसर है वो 3 आ जाएगा। नाउ A3 इज इक्वल टू अब यहाँ पर 3 माइनस 1 2 हो जाएगा +2। सो A2 हमारा कितना आया था, A2 हमारा कितना आया था, A2 हमारा आया था 3 इधर। सो 3 + 2 5। भाई सही है ना अमन, समझ में आ रहा है ना? हाँ सर। ओके। अरे तू माइक को म्यूट पे हटाएगा, बाद में बोलना चाहिए हाँ सर। तूने सिर्फ हाँ सर बोला, म्यूट तो नहीं हटाया। चलो कोई बात नहीं। चलो भाई जल्दी से कोई मुझे बताओ A4 कितना आएगा? 7। A4 7 आएगा। किसने बोला ये? जलज। हाँ, तो जलज का कहना है कि A4 7 आएगा। अभी एक्चुअली मेरा हैंडराइटिंग इसलिए बेकार है क्योंकि मैंने ड्राइवर यहाँ पर इंस्टॉल ही नहीं किया है, ठीक है, नई सिस्टम है, इस वजह से थोड़ा शुरुआत में डिले भी हो गया और अभी ड्राइवर भी इंस्टॉल नहीं। सो A4 इज इक्वल टू A4 माइनस 1 + 2, तो A3 + 2। तो सिंपल है कि 5 + 2, A3 हमारा कितना आया था भाई, 5 आया था, तो 5 + 2 7। A5 भी कोई बता दो, जलज के अलावा कोई बताएगा मुझे, ताकि मुझे लगे कि 9 जलज के सर, अलावा भी लोग पढ़ रहे हैं। कितना? 9 9। ओके। सो इस तरीके से हम आसानी से यार, आसानी से निकाल सकते हैं सीक्वेंस को। पहली 5 टर्म पूछी थी, पहली 5 टर्म निकाल ली। कौन कौन सी थी भाई, कौन कौन सी थी पहली 5 टर्म? मैं यहाँ पर समरी के तौर पर लिख देता हूँ, ताकि जो लोग पीछे छूट गए, पीछे रह गए, जिनको समझ में नहीं आया, वो भी यहाँ पर देख ले। कौन सी 5 टर्म थी? पहली तो 1 थी, दूसरी 3, तीसरी कौन सी थी यार, 5, फिर 7 और 9। यही थी ना 5 टर्म, फिबोनाची सीक्वेंस। चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ आगे भी हमारे पास है बढ़िया लेवल के एग्जांपल। फाइंड द इंडिकेटेड टर्म्स इन ईच ऑफ द सीक्वेंस इन एक्सरसाइज 7 to 10 whose nth terms are। पहला है हमारे पास an इज इक्वल टू 4n माइनस 3। भाई लिखते भी जाना है, सारे लोगों के पास पेन और बुक तो होनी चाहिए। सो पहला है an इज इक्वल टू 4n माइनस 3। अब यहाँ पर A17 निकालना है। A17 कौन बताएगा? मतलब हाथ उठाएंगे, रेज योर हैंड। तो मैं देखना चाहता हूँ कि एक्चुअली कितने लोगों को इंटरेस्ट है, कितने। अच्छा जलज ने तो काफ़ी कमेंट में बताया। ट्विशा पटेल, ठीक है।
ओके, ट्विशा पटेल हमें A17 बताएंगी और A24 हमें कौन बताएगा? आर्यन शर्मा बताएंगे। सो ट्विशा पटेल, आपके आंसर की राह देख रहे हैं हम, वेट करें। A17 का आपका आंसर क्या है? A17 ट्विशा आप लिख रही है क्या? तो मैं कमेंट में चेक करूं। ओके, सो जलज ने ही आंसर दे दिया है। अभी ट्विशा का आंसर कहाँ है पता नहीं। हाँ, ट्विशा का भी आ गया। चलो, तो ट्विशा का आंसर है 65, जलज का आंसर है 65। ओके, जलज ने तो बाकी का A24 भी। अभी भाई थोड़ा स्लो करते, जलज बहुत आगे जा रहा है यार। A17 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 17 माइनस 3 इज इक्वल टू 65। इसी तरीके से यार A24 भी कर लो, जो कि अराउंड 93 के आसपास आएगा। जलेश ने आंसर दे दिया। आर्यन शर्मा, आप आंसर दे रहे हो क्या? ओके, ट्विशा ने भी आंसर दिया सर। ओके, आसान सा क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन। अभी 8th वाला आप होमवर्क में ले लो और 9 वाला यहाँ पर सॉल्व करते हैं। 9 वाला यहाँ पर सॉल्व। पहले तो मुझे ये बताओ, जलज, आर्यन शर्मा, ट्विशा पटेल के अलावा कौन आंसर देना चाहेगा? नाइन वाले का, यानी कि A9 निकालना है। 9 वाला क्वेश्चन बहुत बढ़िया। 8 वाला आपका होमवर्क में हो गया। टू पार्टिसिपेट, हेथ, हेथ हमें A9 बताएगा। हेथ हमें A9 बताएगा। 9th क्वेश्चन। बाकी के जिसका भी आंसर आ जाए वो चैट में लिख सकता है, नो डाउट, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बस बोलना नहीं है। बाकी के लोगों को भी नोटिस कर रहा हूँ कौन कौन। अभी तो मैं हेथ के आंसर की राह देख रहा हूँ। हेथ का आंसर आ गया क्या? नहीं आया। हेथ के अलावा 2 लोगों का आंसर आ गया है, सेम, मतलब वो सही ही होगा। हेथ कोई बात नहीं, आराम से, पर आंसर तो दे रहे हो ना आप, एफर्ट मार रहे हो, बहुत बड़ी बात है। हेथ ने भी आंसर दे दिया, चलो बढ़िया है। तो अभी जिन लोगों का आया या नहीं आया मुझे बताना। 729 कॉमन आंसर आया है 3 लोगों का। बाकी अगर किसी का नहीं आया हो तो हम यहाँ पर सॉल्व करने की ट्राई करेंगे, बता देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बहुत आसान हो गया यार, हमने इसको इतना अपने डिटेल में कर लिया है कि ये आसान हो गया है। ठीक है, आसान हो गया ये क्वेश्चन। अभी नए कंसेप्ट आज बहुत बढ़िया बढ़िया सीखने वाले हैं। और 10वां आपका होमवर्क में, ठीक है, 10वां आपका होमवर्क में। आगे जाए क्या? लिख लिया सबने? Yes, sir. ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। आगे बढ़िया सा क्वेश्चन मुझे जो दिख रहा है, द फिबोनाची सीक्वेंस इज डिफाइंड बाय 1 is equal to A1 is equal to A2 and AN is equal to AN minus 1 plus AN minus 2 where, अब हाँ, where n greater than 2, n greater than 2। अब आपको क्या देखना है, क्या बताना क्या है वो देखना ध्यान से। आपको कोई टर्म बर्म नहीं निकालने, आपको बताना है रेशियो ऑफ AN प्लस 1 डिवाइड बाई AN फॉर डिफरेंट नंबर्स, यानी कि 1 से लेकर 5 तक। तो मेरा ऐसा मानना है कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप सबसे पहले थोड़ी टर्म्स निकाल लो। कौन सी टर्म्स निकालेंगे भाई? देखो, A1 तो हमारे पास है 1, A2 भी हमारे पास है 1, A3 हमारे पास क्या हो जाएगा? A3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इधर रखता हूं मैं। A3 इज इक्वल टू A3 माइनस 1 प्लस A3 माइनस 2, सो इज इक्वल टू A2 प्लस 3 माइनस 2 1, यानी कि A1
सो 1 + 1 इज इक्वल टू 2, तो यह हो गया 2। A4 कितना होगा? A4 इज इक्वल टू A4 - 1 प्लस A4 - 2 इज इक्वल टू A3 + 4 - 2 2 A2। A3 हमारा 2 आया था, A2 हमारा 1 है, तो ये हो जाएगा 3। बहुत आसान। सिमिलरली A5 भी आप निकाल लो। A5 जल्दी से मुझे कोई बोल दे क्या होगा। A5 जल्दी से कोई बता दे 5 ना। हाँ 5 5, ओके 5। अभी A5 तक मैंने निकाला सारी टर्म, ठीक है, पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, चौथी टर्म, पांचवी टर्म। इसमें किसी का कुछ डाउट है? बहुत ही आसान था। किसी को कुछ डाउट हो तो बोल बता देना। किसी को कुछ डाउट है तो बता देना। नाउ अब करना क्या है? फाइंड an + 1 डिवाइड बाय an फॉर n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। सो फॉर n इज इक्वल टू 1 क्या लिखेंगे? फॉर n इज इक्वल टू 1। फॉर n इज इक्वल टू 1 ये क्या हो जाएगा? n + 1 यानी कि 1 + 1 2 डिवाइड बाय a1। सो a2 हमारे पास मौजूद है 1, a1 हमारे पास मौजूद है 1। सो फॉर n इज इक्वल टू 1, an + 1 डिवाइड बाय an यानी कि a2 डिवाइड बाय a1 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू 1। बहुत आसान, इसलिए तो हमने सारे टर्म पहले निकाल लिए। नाउ फॉर n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 2 यानी कि यहां पर n की जगह में 2 रखूंगा तो ये बन जाएगा 2 + 1 3 डिवाइड बाय an यानी कि n इज इक्वल टू 2 रखा हूं मैं, तो a2 इज इक्वल टू a3 में यहां पर फाइंड आउट कर चुका हूं जो कि कितना आया है 2 डिवाइड बाय a2 हमें पता है 1, सो 2। Similarly, for n is equal to 3, for n is equal to 4 and for n is equal to 5 आप निकाल सकते हो, लेकिन मुझे लगता है, क्या लगता है कि n is equal to 5 जब आप निकालोगे ना तो ये ऊपर क्या हो जाएगा? 5 + 1 6 डिवाइड बाय a5 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हमें a6 की भी नीड है, तो a6 इज नथिंग बट a6 इज इक्वल टू a6 - 1 यानी कि a5 प्लस a6 - 2 यानी कि a4 यानी कि 5 + 3 इज इक्वल टू 7। मान आएगा भाई? 5 + 3 8 होगा सर। अरे क्या यार, 5 क्या + 3 बता दिया यार, मस्त बताया यार। चलो एक तो जाग रहा है, मैं जान मुझ के देख रहा था कि एटलीस्ट ये तो कोई बता दो। चलो तो 5 + 3 8 होगा भाई, जाग रहा है, जलद जाग रहा है। सो 5 + 3 8 होगा, तो a6 हमारा 8 आएगा। नाउ a6 8 आएगा, तो a6 डिवाइड बाय a5 इज इक्वल टू 5 8 डिवाइड बाय 5। सही है ना भाई? सब कुछ सही किया क्या मैंने? देख रहे हो क्या सब लोग? ओहो 6 चैट। और कौन है भाई? जलज। a1 डिवाइड बाय a2 इज इक्वल टू 1, a2 डिवाइड बाय a1 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 2, a5 डिवाइड बाय a4 इज इक्वल टू 5/3, उसके बाद a6 डिवाइड बाय a5 इज इक्वल टू 8/5। एब्सोल्युटली करेक्ट, गुड। सो ये आसानी से हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और इस टाइप का क्वेश्चन भाई एग्जाम में आने वाला है, ऐसा समझो इस बार आने वाला है, ऐसा समझो इस टाइप का क्वेश्चन। तो अब किसी को यहाँ पर कुछ डाउट है क्या? मैं सब कुछ डिलीट कर दूं, आगे जा सकता हूँ? बहुत आसान क्वेश्चन था, हमने इसको स्टेप बाय स्टेप किया, तो आपको पता चलना चाहिए हर स्टेप के साथ हम इसके सॉल्यूशन की तरफ गए, और काफी आसान था। बस सिर्फ क्वेश्चन को समझना था। अगर आप ये क्वेश्चन को देखें तो हो सकता है आप डर जाओ कि यार ये क्या लिखा है, कंडीशन दी हुई है n = an + 1 + an - 2,
बट जब आप इसको सॉल्व करते हो जैसा कि मैंने यहाँ पर सॉल्व करके बताया तो कितना आसान हो गया। चलो तो अब जाते हैं आगे। सीक्वेंस का काम बहुत हो गया, अब बात करते हैं सीरीज की। चलो भाई ये कौन पढ़ेगा, कौन पढ़ेगा? कोई भी नहीं? सो let a1 a2 a3 up to an be a given sequence, ठीक है, सीक्वेंस है। then the expression a1 plus a2 plus a3 plus up to an और समेशन करते ही जाएंगे। तो ये जो समेशन हुआ ना इज कॉल्ड द सीरीज एसोसिएटेड विद द गिवन सीक्वेंस, ठीक है। सीरीज इसको बोलेंगे कि सीक्वेंस का जो सम होता है अलग अलग टर्म का सीरीज। द सीरीज इज फाइनाइट और इनफाइनाइट, जैसा कि सीक्वेंस में हमने देखा था कि सीक्वेंस भी फाइनाइट हो सकती है, सीक्वेंस भी इनफाइनाइट हो सकती है। इसी तरीके से वही सीक्वेंस की हम सीरीज बनाने वाले हैं तो सीरीज का भी वही कंसेप्ट आएगा, सीरीज भी फाइनाइट और इनफाइनाइट हो सकती है अकॉर्डिंग टू एज द गिवन सीक्वेंस इज फाइनाइट। और मतलब सीक्वेंस पे ही डिपेंड, वही मैंने बताया कि सीक्वेंस पे डिपेंड करता है कि उसकी सीरीज फाइनाइट बनेगी या उसकी सीरीज इनफाइनाइट बनेगी। सीरीज आर ऑफन रिप्रेजेंटेड इन कॉम्पैक्ट फॉर्म। कॉम्पैक्ट फॉर्म मतलब छोटे फॉर्म में। एक सिंबॉलिकली बताना चाहो सीरीज को तो आप बता सकते हो सिग्मा नोटेशन। सिग्मा नोटेशन बोलते हैं, पता है? पहली बार तो नहीं आ रहा ना ये सिग्मा नोटेशन, सिग्मा। सो सिग्मा नोटेशन से हम सीरीज को रिप्रेजेंट करते हैं। ये सिग्मा नोटेशन क्या बताता है? समेशन बताता है। सिग्मा नोटेशन हमेशा समेशन बताता है। अब इसकी आदत डाल दो, सिग्मा नोटेशन। सो thus the series a1 plus a2 plus a3 plus an is abbreviated as k is equal to 1 to n ek। अब ये k की वैल्यू हमें 1 2 3 4 5 अप टू n तक रखनी है, जहां तक सीक्वेंस हो, और जहां तक सीक्वेंस हो उसका समेशन करते जाएंगे तो ये बन जाएगी हमारी सीरीज। बहुत ही आसान कंसेप्ट है कि भाई जो सीक्वेंस है उसका समेशन करना है। लेकिन यहाँ पर गलती क्या करते हैं वो रिमार्क में लिखा हुआ। गलती क्या करते हैं? गलती ये करते हैं कि when the series is used it refers to the indicated sum not the sum itself। मतलब क्या? मतलब क्या पता है कि ये वन, देखो ये इसको अभी मैं जाने दो, मेरा एग्जांपल समझना। ये है 1 3 5 7, ये क्या है? सीक्वेंस है। फाइनाइट या इनफाइनाइट? फाइनाइट या इनफाइनाइट? फाइनाइट। 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 फाइनाइट सीक्वेंस है, सभी को पता है यार। अब फाइनाइट सीक्वेंस है, इसको मुझे सीरीज में रिप्रेजेंट करना हो तो जस्ट रिप्रेजेंट करना हो सीरीज में, तो इसकी सीरीज क्या बनेगी? 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7। मैं क्या बोलता हूँ कि सीरीज इज द सम ऑफ द सीक्वेंस। बट सम ऑफ द सीक्वेंस से ये मतलब नहीं होता कि मैं 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 कर लूँ, उसका जो आंसर आएगा वो सीरीज, वो नहीं। जस्ट रिप्रेजेंटेशन इन टर्म्स ऑफ सम, इसको सीरीज बोलते हैं। जो आंसर आएगा ना 1 प्लस 3 कितना होता है भाई? 4, 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 7 16। ये जो 16 आंसर आएगा ना, इसको तो सम ऑफ द सीरीज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे सम ऑफ द सीरीज। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ द सीरीज एंड सीरीज। सीरीज जस्ट प्लस के टर्म में रिप्रेजेंट करना है सीक्वेंस को, बट उसका एक्चुअल जो सम आएगा उसको हम एक्चुअली बोलेंगे सम ऑफ द सीरीज। क्लियर यार? चलो लिख लिया ना, ये लिखना भी होता है। यस सर। चलो अच्छा भाई, जलेज ही काम कर रहा है क्या? बाकी के लोग जलेज पे डिपेंडेंट तो नहीं है? जलेज तेरी बुक दे देना बाद में यार, तूने जो लिखा है वो। ऐसा नहीं चलेगा हाँ भाई, सब अपनी अपनी किताब बनाए, सब अपनी अपनी बुक बनाए। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। हाँ
ये रहा। अब फिर से आ गए क्वेश्चंस, आसान से क्वेश्चंस। Write the first 5 terms of each the sequence in exercise 11 to 13 and obtain the corresponding series. ठीक है, obtain the corresponding series. अब देखो यार, सीक्वेंस तो आप निकाल ही लोगे 11 और 13, और वैसे तो सारे एग्जांपल इजी है, लेकिन मेरा अभी मानना है कि 12th वाला करता है। चलो 12th वाला करता है। तो 12th वाले के अंदर आप ही मुझे बताओगे कि पहली 5 टर्म कौन सी होगी। मैं यहाँ पर वेट करता हूँ A1, A2, A3, क्योंकि यार हमने इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लिया, मुझे ऐसा लगता है। तो आपको भी लग रहा हो यार 11th काफ़ी इजी है क्या, इसका फटाफट से निकाल लो। पहली टर्म तो यहाँ पर दी हुई है A1 इज इक्वल टू -1। तो क्या यार, आपका भी इन्वॉल्वमेंट होगा तो आपको भी मज़ा आएगा, आपकी ही प्रैक्टिस होगी। एग्जाम में इस टाइप के सम देखोगे तो आप सोचोगे यार ये तो हमने क्लास में ही कर लिया था ऐसे। सो A2 मुझे कौन बताएगा, जल्दी से चैट में लिख के बताओ या बोल कर बताओ, जो भी है वो। ओहो, फटाफट से आंसर आ रहे हैं। आर्यन शर्मा ने भी आंसर दिया है, ट्विशा ने भी आंसर दिया है, चलो अच्छा है। A2 तो बता दिया कि -1/2। ओके, बाकी जलज के तो सारे आंसर आ गए हैं। सो A2 बता रहे हैं -1/2। A3 -1/6। A4 -1/24। A5 A5 का भी आ गया -1/120। ओके, अब देखना मजा आएगी। -1/120। सीरीज किसको बोलते हैं सीरीज, सम करने, देखना ध्यान से, सीरीज किसको बोलते हैं, सम करने को। अब यहाँ पर तो आपको बताया ना, कोरस्पॉन्डिंग सीरीज भी बतानी है भाई, कोरस्पॉन्डिंग सीरीज। अब सोचो कि यहाँ तो सबके आगे नेगेटिव है, तो हमने क्या कहा कि सीरीज को तो सम करने को बताते हैं, यानी कि अलग अलग टर्म के समेशन को सीरीज बोलते हैं। तो मुझे बताना कि कौन सी सही सीरीज है, ध्यान से देखना। एक तो मैं ये लिखता हूं, सीक्वेंस जो हमने ऊपर ली है ना वही है, ये आपके पास ऑप्शन ए है, और फिर कौन ऑप्शन ए की टीम में है, कौन ऑप्शन टी बी की टीम में है, वो मुझे बताएगा। और दूसरी मैं ये लिखता हूँ, ध्यान रखना बेसिक डेफिनेशन क्या है, सीरीज इज द सम ऑफ सीक्वेंस। चलो, कौन ए में है कौन बी में है, जरा से वोट कर दो, कौन ए में है कौन बी में है। इधर मैं पेन पेपर भी ले लेता हूँ यार, मुझे पता चले। देखा ना, ए और बी सबको क्लियर विजिबल है, मैं क्या दोनों में डिफरेंस रखा हूँ। -1 +1/2 +1/6 +1/24 +1/20, ये ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है आपके पास -1 -1/2 -1/6 -1/24 -1/120, ये ऑप्शन बी है। और हमारे पास सीक्वेंस क्या है भाई, -1 -1/2 -1/6 -1/24 -1/20। लेकिन सीरीज का हमने क्या पढ़ा, सीरीज इज द सम ऑफ सीक्वेंस, तो यहाँ सम हो रहा है, यहाँ सम नहीं हो रहा। अब आप बताओ कौन सा ए होगा या बी होगा इस कॉरस्पॉन्डिंग सीक्वेंस के की सीरीज। एक एक ए में कौन है, ए में है, और ट्विशा ट्विशा और जलज बी में है। एक्सप्लेनेशन भी मांगूंगा मैं, बाकी के लोगों का वोट आ जाने दो। हेत भी बी के अंदर है, ओके। अमान मंसूरी भी बी के अंदर है। एनीथिंग एल्स, और कोई बता सकता है क्या, या और कुछ बता सकता है तो। सर हम्म सर मैंने
मैंने ए ही लिखा है बट मैंने ब्रैकेट लगा दिया है बस। किधर है? कौन बोल रहा है ये? आर्यन। आर्यन कहाँ है? पर मेरे को तो आया ही नहीं ए ब्रैकेट और बी वाला। अरे तो नहीं, तू मैं बोल रहा हूँ, ऐसा मैंने बोल रहा ऐसे है? लिखा है। क्या लिखा है? मैंने माइनस कॉमन लेकर ब्रैकेट लगा दिया है सब में और एडिशन कर दिया है, सम कर दिया है। ये वाला मतलब ए में है ना तू? ए टीम में है या बी टीम में है? मुझे बस सिर्फ इतना बता। यही तो अभी मैं समझ में नहीं आ रहा सर। समझ में नहीं आ रहा तुझे? भी बोलूंगा मतलब तो। मतलब सी में है क्या? कोई नई सीरीज बना है क्या तेरे लिए? नहीं नहीं सर। नहीं तो ए और बी में कौन सा लग रहा है तेरे को? बी। बी। हाँ। ओके। आर्यन ना? ओके आर्यन। तुमने क्या किया ये जो मुझे एक्सप्लेन करो तो मैं इसको क्या करता हूँ, लिख लेता हूँ ताकि हो सकता है कुछ नया जानने को मिले। आर्यन ने जो बताया वो हमें लिखना है, उसके लिए थोड़ी स्पेस करनी पड़ेगी, तो हम स्पेस कर लेते हैं थोड़ी। ओके तो चलो आर्यन आप क्या बता रहे थे? आर्यन। सर आपने कहा जैसे ये सम होता है ना सीरीज, तो तुमने क्या किया? तो मैंने माइनस कॉमन में लेकर बाकी सब कुछ सम में ही कर दिया बट ब्रैकेट्स में डाल दिया। हाँ एक मिनट, तुमने क्या ऐसा किया माइनस हाँ। 1/2? नहीं नहीं नहीं। नहीं तो नहीं। मैंने पूरा कॉमन ब्रैकेट ले लिया, -1 के आगे से ही ब्रैकेट ले लिया, 1 के आगे मतलब ब्रैकेट तुमने लगाया। ये लिया -1 कॉमन, 1+1/2 हाँ ये किया सर। +1/6। तो सर ओके ओके। ये गलत हाँ होता है, हाँ। यही पूछ रहा था मैं आपसे कि गलत होता है। तो पहले तो मेरे को नाम बताते जाओ यार, मेरे को आइडिया नहीं आ रही कौन क्या बोल रहा है। आर्यन यू सर। हाँ आर्यन क्या बोल रहा था? सर पूछ रहा था कि ये सही रहेगा कि गलत रहेगा, मतलब मैं अरे ऐसे वही लिखूं। वही कंफ्यूजन ही मैं करना चाहता हूँ आपको, कंफ्यूजन ही मैं आपको कंफ्यूज ही करना चाहता हूँ ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। मैं फटाफट जा सकता हूँ कि भाई ये आंसर है इसका, ये कर लो फटाफट, लेकिन जानबूझ के आपको दो ऑप्शन दिए और आपको आपके ऊपर छोड़ दिया कि आप कौन सा ओपिनियन लोगे, और आपके सवाल भी सुनना हो जैसा कि तुम्हारा सवाल सुना कि आपने ये माइनस वाला देख दिया। मैं अभी ओपिनियन और भी लेना चाहता हूँ ताकि मुझे और क्लियरिटी मिले कि आपके दिमाग में चल क्या रहा है। समझ में आ गया? वो मैं सही गलत दोनों चीजें बताऊंगा। तो आपने ये बराबर लिखा ना माइनस, फिर उसके बाद ब्रैकेट में 1+1/2 +1/6 एंड सो ऑन। ये सर। ओके। हाँ तो जलज कुछ कह रहा है ऑप्शन में प्लस माइनस इज इक्वल टू प्लस किया है जो को गलत होगा ए ऑप्शन में। अच्छा ए ऑप्शन, ओके ओके। और अमान का क्या है? अमान मंसूरी -1 प्लस फिर -1/2 प्लस -1/6 माइनस। ओके ओके ऑप्शन बी है। मतलब मेजोरिटी आर किसके पक्ष में है? बी के पक्ष में है, और बी के पक्ष में ही होना चाहिए। अब यहां पर देखना, ध्यान से देखना, सीरीज की जो डेफिनेशन थी उसके अंदर क्या कहा गया था? उसके अंदर ये कहा गया था कि आपको सिर्फ और सिर्फ सीक्वेंस के टर्म को सम करना है, आपको कुछ ज्यादा नहीं सोचना, सीक्वेंस के टर्म को सम करना है। सीक्वेंस का टर्म जो भी हो, प्लस हो माइनस हो, बस आपको सीक्वेंस के टर्म को प्लस करना है। तो यहां पर हमारी जो सीक्वेंस है, पहले सारी चीजें मिटा देता हूं मैं, सारी चीजें मिटा देता हूं, फिर 1 बाय 1 सबके डाउट पे आऊंगा, फिर 1 बाय 1 उसको क्लियर करूंगा। वैसे कुछ लोग समझ गए होंगे बट मैं चाहता हूँ कि पूरी क्लास समझे, कुछ लोग नहीं पूरी क्लास समझे इसको, क्योंकि ये बहुत गलती करते हैं यार। तो सीरीज का क्या कहना था कि आपको सीक्वेंस के टर्म को प्लस करना है, तो ये है हमारा A1 प्लस A2, जैसा कि अमान का आंसर था, प्लस A3 प्लस A4 प्लस, अच्छा इधर 120 था ना, हाँ A5। ये है तुम्हारी सीक्वेंस। अब मैंने ऑप्शन बी के अंदर क्या लिखा था? ये प्लस वाली साइन ही नहीं लिखी थी, प्लस माइनस माइनस, ठीक है ना भाई, प्लस और माइनस है। तो अब यहां पर क्या होगा? इज इक्वल टू -1 -1/2। अभी मैं लास्ट किससे, आर्यन से बात की ना, उसको भी सिंप्लीफाई करके बताता हूँ। -1/2 -1/6
-1/24 minus 1/120 is equal to minus common, then what will be the answer? 1 plus 1/2 plus 1/6 and so on up to 1/20 प्लस में। तो पहला तो ये बेसिक सीरीज की जो डेफिनेशन थी उसके अकॉर्डिंग, दूसरा ये कि प्लस और माइनस करेगी तो माइनस ही आएगा, तो ये भी करेक्ट है अगर आपने इस फॉर्म में लिखा। तीसरा जो आर्यन ने लिखा वो भी सही है कि माइनस को कॉमन निकाल लिया तो यही बचेगा। समझ में आया कि अब सारी चीज क्लियर हो गई क्या सभी को? मतलब आर्यन आपका भी सही था, अमान आपका भी सही था, और इसके अलावा जो मैंने ये वाला ऑप्शन दिया था ना, ऑप्शन बी, वो भी सारी बातें एक ही है। मैंने तीनों का इक्वल टू करके बता दिया। क्लियर है आर्यन? आप जो बोल रहे थे क्या सही क्या गलत? यस सर। आर्यन की आवाज आ रही है क्या? सर हाँ हाँ, आवाज नहीं। आर्यन हाँ बोला कि ना बोला? पता नहीं क्या पता। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नाउ आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हमें देखेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कंसेप्ट। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देखा जाए तो आप पढ़कर आए होगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आप पढ़कर आए होगे, इसके बारे में कुछ ना कुछ तो पढ़कर ही आए होगे। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, थोड़े से फॉर्मूला को, और उसको एक्सटेंड करके बढ़िया लेवल के क्वेश्चन प्रोग्रेशन से रिलेटेड। नाउ a sequence a1 a2 a3 an is called arithmetic sequence और arithmetic progression। पहले तो कहते हैं, पहले तो मुझे ये बताओ कि प्रोग्रेशन किसे कहते हैं। हम देख चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, प्रीवियस लेक्चर में, मतलब प्रोग्रेशन। ओके, चैट में आंसर है। प्रोग्रेशन किसे कहते हैं? पिछले लेक्चर में सबने बहुत बार जोर जोर से बताया था, अभी इस लेक्चर में कोई बोल नहीं रहा कि प्रोग्रेशन किसे कहते हैं। आपने लिखा भी होगा ना जलज? सर सीक्वेंस को प्रोग्रेशन कहते हैं। सीक्वेंस को प्रोग्रेशन कहते हैं? हाँ सर, मतलब पिछली बार ये लिखवाया था आपने। पक्का? हाँ, एवरी सीक्वेंस इज प्रोग्रेशन। एवरी सीक्वेंस प्रोग्रेशन, पक्का? सॉरी, एवरी प्रोग्रेशन इज सीक्वेंस। हाँ, क्या बोला? सबको दिखा दिया था मैंने, डिफरेंस भी तो इतना अच्छा लिखाया था। हाँ, ट्विशा का सही आंसर आ गया। ट्विशा ने लिखा है सीक्वेंस विथ स्पेसिफिक पैटर्न। सही है, मैंने वहां पर भी काफी डिटेल में समझाया था, आपने लिखा भी होगा, आप शायद रिकॉल नहीं कर पा रहे। सो अच्छा, अमन ने क्या लिखा है? व्हेन देयर इज अ कॉमन पैटर्न इन अ सीक्वेंस इट इज कॉल्ड प्रोग्रेशन। ओके, अब यहाँ पर वही प्रोग्रेशन के कितने तरीके हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक तो अब के सिलेबस में है ही नहीं अभी तक, तो ये आपको ध्यान नहीं देना। हम बात करेंगे अरिथमेटिक और जियोमेट्रिक। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आप थोड़ा बहुत पढ़ के आए हो, लेकिन इसको आप डिटेल में यहाँ पर जानोगे और इसका एप्लीकेशन को जानो। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन आपके लिए नया होगा, तो इसको भी हम यहाँ पर अच्छे से देखने वाले। अब यहाँ पर प्रोग्रेशन तो पता है कि स्पेसिफिक पैटर्न के साथ अगर सीक्वेंस होगी तो उसे हम प्रोग्रेशन कहेंगे, लेकिन यहाँ पर अरिथमेटिक वर्ड का क्या मतलब है यार? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब ये है कि आपकी जो सीक्वेंस है उसके अंदर दो टर्म के बीच अगर डिफरेंस कॉमन कांस्टेंट आता हो। क्या बोला मैंने? ये यहां पर लिखा है ना, कॉमन डिफरेंस। दो टर्म के बीच अगर डिफरेंस जो है वो कॉमन एंड कांस्टेंट आता हो, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन।
एरिथमेटिक प्रोग्रेशन की कोई भी टर्म को हम कैसे बता सकते हैं, an प्लस 1 इज इक्वल टू an प्लस डी, यानी डिफरेंस, ठीक है, where a1 is called first term and the constant term d is called common difference of the arithmetic progression. तो arithmetic progression अगर आपको प्रूव करनी है कि ये a1 a2 अप टू an, अगर आपको प्रूव करना है ना, ये मैं क्यों बता रहा हूँ क्योंकि हर एग्जांपल में आपको पहले ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसके बाद ही आप इसके फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। तो a1 से लेकर a2 से लेकर अप टू an, मान लो कि आपको अगर इसको प्रूव करना है कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो आपको पहले ये बताना होगा कि इनके बीच का डिफरेंस हमेशा हमेशा कॉमन यानी कि डी रहेगा, एक कांस्टेंट कॉमन डिफरेंस रहेगा। जब आप ये बता पाएंगे तो आप बता सकते हैं कि हेंस दिस इज एपी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कॉमन डिफरेंस यार, और कुछ भी नहीं है, और कुछ भी नहीं है कॉमन डिफरेंस। एग्जांपल से समझते हैं यार, एग्जांपल से समझते हैं। 2 4 6 8 अप टू सो ऑन। यहां पर पहली टर्म को मैं a1 कहूंगा तो ये हो जाएगी 2, दूसरी टर्म है 4, तीसरी टर्म है 6 एंड चौथी टर्म 8। कॉमन डिफरेंस क्या निकलता है यहाँ पर, पहली और दूसरी के बीच में 2 निकलता है, ठीक है, तीसरी और दूसरी के बीच में 2 निकलता है, चौथी और तीसरी के बीच में 2 निकलता है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि d इज इक्वल टू 2? जब d इज इक्वल टू 2 कह सकता हूँ तो क्या मैं ये भी कह सकता हूँ कि दिस इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? डेफिनेटली कह सकता हूँ। लेट अस कंसीडर एन एपी in its standard form with first term a, ठीक है, पहली टर्म a लूंगा तो दूसरी टर्म के अंदर कॉमन डिफरेंस होगा तो उसको ऐड कर दूंगा, पहली टर्म इज इक्वल टू a, दूसरी टर्म इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस लाना है ना तो a प्लस डी कर दूंगा। तीसरी टर्म में क्या करूंगा, चलो कौन बताएगा मुझे, तीसरी टर्म में मैं क्या करूं, तीसरी टर्म क्या होगी, a प्लस 2d, उसके अंदर एक और d ऐड हो जाएगा, a प्लस d प्लस d हो हाँ जाएगा। a प्लस 2d। चौथी टर्म क्या होगी, a प्लस 3d, थ्री a डी। प्लस 3d। और ऐसे ऐसे आगे बढ़ता गया मैं, तो ए एन इज इक्वल टू क्या होगा, ए एन n इज इक्वल टू, minus 1d, हाँ n minus 1d। हाँ, और ये है पूरा खेल इस पर है। अब आगे का पूरा खेल हमारा इसी पर है, ए प्लस एन माइनस 1 डी, ए एन इज इक्वल टू एन माइनस 1 डी, यहाँ पर लिखा भी हुआ है भाई। nth जनरल टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। पूरा का पूरा खेल इसी पर है भाई, लिखना भी है, पता है ना, ये मैं बार बार याद दिला रहा हूँ, इसको लिखना भी है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ए इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, आपको पता ही होगा। लिख लिया क्या सबने इतना? यस सर। ये 1-2 मिनट वेट करूं, लिख लिया ना सबने, चलो। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब यहां पर हमारे पास क्या है, वी कैन वेरीफाई द फॉलोइंग सिंपल प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। कुछ प्रॉपर्टीज दी गई, उसको हम वेरीफाई करेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपको यहाँ पर समझ में आना स्टार्ट हो गया ना तो एग्जाम्पल करने में सही में बहुत मजा आएगा। इसके एग्जाम्पल बहुत अच्छे हैं, मतलब जिसके अंदर रियल में थोड़े दिमाग की नीड है। If a constant is added to each term of an arithmetic progression, the resulting sequence is also an arithmetic progression. बेसिक है हमारे पास 2 4 6 8 अप टू सो ऑन। इसके अंदर ये बोलता है कि अगर कांस्टेंट ऐड करेंगे हर एक टर्म के अंदर तो उसके बाद जो सीक्वेंस बनेगी वो भी क्या होगी, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 4 6 8 है, इसके अंदर कांस्टेंट कौन सा ऐड करूं यार, हे तुम्हारा फेवरेट नंबर बताओ, वो ऐड कर देता हूं। हे 7। ओ 7 धोनी नंबर, सो
2 + 7, फिर करूंगा मैं 4 + 7, 4 + 7, फिर करूंगा मैं 6 + 7, फिर मैं करूंगा 8 + 7, अप टू 7 करते ही जाऊं। तो आंसर क्या बनेगा? 2 + 7 9, 4 + 7 11, 6 + 7 13, 8 + 7 अप टू 7। तो हमारा रिजल्टेंट क्या बना भाई? 9, 11, 13, 15। इसके अंदर कॉमन डिफरेंस कितना है? d = 2। जब d = 2 मिल गया, हर एक टर्म का अंदर पिछले वाली टर्म से 2 ज्यादा है। 15 के अंदर 13 से 2 ज्यादा है, 13 के अंदर 11 से 2 ज्यादा है, 11 के अंदर 9 से 2 ज्यादा है, यानी कि कॉमन डिफरेंस 2 मिल गया। तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हमने क्या किया? कांस्टेंट को ऐड किया। कांस्टेंट 7 लिया, हेथ का फेवरेट नंबर। ऐसा कोई भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। आप उसको ऐड करोगे तो वो आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही देगा। दैट्स इट, और कुछ खास नहीं है। नाउ अब बात करें अगली प्रॉपर्टी की। If a constant is subtracted from each term of an arithmetic progression, the resulting sequence is also an arithmetic progression. ये भी आप कर सकते हो, ये भी आप कर सकते हो, ये आप कर लेना, ठीक है। इसको चेक कर लेना, किसी का नहीं आए तो मुझे बता देना, हम उसको करेंगे। तीसरा है हमारे पास, इफ ईच टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट देन द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज आल्सो एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। चलो अपना वही सीक्वेंस लेते, बेसिक 2 4 6 8 अप टू सो ऑन। अब कांस्टेंट मल्टीप्लाई करने के बाद भी रिजल्टिंग जो सीक्वेंस मिलेगी वो आपकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगी। ये प्रॉपर्टी है। तो किसका फेवरेट नंबर लूं अभी मैं पार्टिसिपेंट में देखने वाला हूं। अमान मंसूर। तो अमान मंसूरी, आपका फेवरेट नंबर कौन सा है? 5 पक्का ना? हाँ। आवाज नहीं है एक्चुअली में। चलो 5 बोल रहा है शायद। सो 2 × 5 प्लस 4 × 5, उसके बाद है 6 × 5, उसके बाद है 8 × 5 अप टू 7। तो अब रिजल्टेंट सीक्वेंस क्या बनेगा हमारा? 2 × 5 10, 4 × 5 20, 6 × 5 30, 8 × 5 40 अप टू 7, आगे जितना भी। अब यहां पर 20 के अंदर 10 जो है वो 10 से ज्यादा है, 30 के अंदर 10 जो है वो 20 से ज्यादा है, 40 यानी 40 के अंदर अगर देखने जाए तो 30 से 10 ज्यादा है, यानी कि सबके अंदर कॉमन डिफरेंस 10 का है। जब कॉमन डिफरेंस हम निकाल पाए हर एक टर्म के अंदर, ये तो हमने 4 चेक की ना, सारी टर्म के अंदर ऐसा ही होगा। कांस्टेंट मल्टीप्लाई करने के बाद जो सीक्वेंस मिली उसके अंदर हमने डिफरेंस यानी कि कॉमन डिफरेंस जो है वो हमने d = 10 निकाल दिया, तो ये भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो गई। दैट्स इट, आसान। इसी तरीके से कुछ डिवाइड करेंगे तब भी वो क्या बनेगा? रिजल्टिंग सीक्वेंस इज आल्सो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये बहुत आसान कंसेप्ट है, सभी को समझ में आ रहा होगा। सो ये लिखना भी है भाई, लिख लिया ना? यस सर, जलज वो पक्का लिख रहा है क्या स्क्रीनशॉट ले रहा है? लिख रहा हूँ। अपना पक्का लिख रहा है क्या? ओके यस ओके सर। ओके, ठीक है। फिर सरप्राइज चेकिंग होगी है कभी? दिखाओ कैमरा रोटेट करके। अभी रहने दे, मैं सरप्राइज लूंगा यार, ये तो अभी पता है तेरे को। बाकी लोगों का भी हो गया होगा, जलज का हो गया तो, क्योंकि सारे लोग जलज की बुक पर डिपेंडेंट है क्या? चलो अगला। Here we shall use the following notation for an arithmetic progression. पहली टर्म के लिए a यूज करेंगे, आखिरी टर्म के लिए l यूज करेंगे, या तो nth टर्म यूज करेंगे। d = कॉमन डिफरेंस, n = द नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, n = टोटल नंबर ऑफ टर्म, and Sn = the sum of n terms of arithmetic progression.
अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को सम को बताना हो तो हम उसको Sn से रिप्रेजेंट करेंगे। अब अभी जो आने वाला है ना वो आपको बहुत सारे मार्क्स देकर जाएगा ऐसी चीजें। एक मिनट में अपनी पेन निकाल लो, पेन किधर आए, हाँ ये सो अभी जो आने वाला है ध्यान से देखना उसको। लेट ए प्लस डी पहली टर्म होगी भाई, ए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के हम समझ गए, कॉमन डिफरेंस डी होगा तो दूसरी ये होगी, और इसी तरीके से लास्ट टर्म क्या होगी भाई, ए प्लस एन माइनस वन, लास्ट टर्म यहाँ पर लिख दिए ए। और इनका अगर पूरा समेशन करना हो तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे Sn से, और Sn की वैल्यू होगी n/2 मल्टीप्लाई बाई ट्वाइस ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, यानी पहले से लेकर nth टर्म का अगर आपको समेशन करना है तो वो समेशन की वैल्यू आपको ये वाला फॉर्मूला देगा, Sn इज इक्वल टू n/2 मल्टीप्लाई बाई ट्वाइस ए प्लस एन माइनस वन डी। एग्जाम्पल 2 4 6 8, ये आपके पास है सीक्वेंस। सबसे पहले तो इसको प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है ना ये सिर्फ और सिर्फ एपी के लिए वैलिड है भाई, सिर्फ और सिर्फ एपी के लिए। जब एपी के लिए वैलिड है तो पहले ये तो बताना आपकी जो सीक्वेंस है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, पहले ये बताना पड़ेगा, उसके बाद ही हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहां पर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बताने के लिए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बताने के लिए मैंने क्या कहा था, क्या होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस। तो 2 4 6 8 में कॉमन डिफरेंस कितना है, 2 का, सिंपल सभी को पता ही है, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू 2, ये डी लिखा है डी, हाँ। और पहली टर्म को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, पहली टर्म है 2, ठीक है। और टोटल कितनी टर्म है, नंबर ऑफ टर्म, ये यहां पर जो गलती करते हैं, n इज द नंबर ऑफ टर्म्स है भाई, नंबर ऑफ टर्म। तो यहाँ नंबर ऑफ टर्म कितनी है, 1 2 3, कितनी है, n इज इक्वल टू 4। तो Sn यानी कि ये चारों टर्म का समेशन कितना होगा, आप एक तो ये 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 कर सकते हैं, लेकिन अभी हमें फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, क्योंकि आपको में ये भी क्वेश्चन आएंगे कि 1 से लेकर 1000 तक के ऑड नंबर का समेशन करो, तो उस वक्त थोड़ी आप ऑड नंबर को लेकर जाओगे कि चलो सबका कर लेते, फिर उस वक्त ये फॉर्मूला आपको काम आएगा। तो अब यहाँ पर उसका जस्टिफिकेशन हम देख रहे हैं कि n इज इक्वल टू 4 है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म 4 है, तो 4 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई ट्वाइस ए हमारा 2 है तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस n माइनस 1, n हमारा 4 है तो 4 माइनस 1 3, कॉमन डिफरेंस हमारा 2 है तो 2 हो जाएगा। तो Sn का आंसर आएगा 4 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाई 2, 20 आ रहा है मेरा, तो 20 आ रहा है। अब ये सही है या गलत है कैसे करेंगे, हमारे पास 4 ही टर्म है तो हम इसको समेशन करके देख लेते हैं। तो 4 प्लस 6 10 और 8 प्लस 2 10, तो 10 प्लस 10 20। तो हमें यहाँ पर जस्टिफिकेशन मिल गया कि हाँ ये वाकई में हमें सम दे रहा है, वाकई में हमें सम दे रहा है, किसका, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। कौन सी चीज की नीड है हमें, इसके अंदर nth टर्म की कितनी नंबर ऑफ टर्म है, पहली टर्म क्या है, और कॉमन डिफरेंस क्या है। बस अगर इतना पता चल गया तो अब आसानी से किसी भी सीक्वेंस का, किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, यानी कि अल्टीमेटली सीक्वेंस ही है वो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का आप इस फॉर्मूला से आसानी से सम निकाल सकते हो। और लास्ट टर्म हमारी कौन सी रहेगी, L इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, इसको तो कभी नहीं भूलना, ठीक है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, सबने लिख लिया, ये नीचे वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका यहाँ पर देखना थोड़ा सा, इसको मॉडिफिकेशन भी क्या है, क्या मॉडिफिकेशन क्या है, मॉडिफिकेशन ये क्या है कि यहां पर इसको मैं और एक तरीके से लिख सकता हूं, Sn इज इक्वल टू n/2, ये ट्वाइस a को मैं a प्लस a लिख सकता हूं, और प्लस n माइनस 1d तो ऐसे ही रहेगा। तो ये a प्लस n माइनस 1d क्या है भाई, a प्लस n माइनस 1d तो लास्ट टर्म है, a प्लस n माइनस 1d तो लास्ट टर्म है।
क्योंकि इसलिए बता रहा हूं मैं, क्योंकि कभी कभी आपको डायरेक्टली लास्ट टर्म दे देगा, तो आपको फिर यहाँ पर उलझने की नीड नहीं है। यहाँ पर आपके पास एक मॉडिफिकेशन मिल जाएगा, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल, दैट्स इट। आपके पास पहली टर्म है, लास्ट टर्म है, नंबर ऑफ टर्म है, फटाफट समेशन निकल जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पर यही एस एन वाले फॉर्मूला को थोड़ा सा अगर मॉडिफाइड किया जाए तो वो ये वाले फॉर्मूला में या ये वाले फॉर्मूला में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट्स इट। सबको समझ में आ गया? इसका एप्लीकेशन करेंगे हम। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। हाँ, इफ एन arithmetic progression, if mth term is n and nth term is m, where m is not equal to n, find the pth term। ध्यान से देखना भाई, ध्यान से देखना, इसके अंदर रीजनिंग रिक्वायर्ड है यार, रीजनिंग रिक्वायर्ड है, इसलिए मैंने इसको क्या बोला था, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। mth term is n, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन की m टर्म को मैं am लिख सकता हूँ, am इज इक्वल टू a प्लस m माइनस 1 d इज इक्वल टू n। क्यों? इफ इन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन इफ mth टर्म इज n, ठीक है, m वाली जो टर्म है वो n के बराबर है एंड nth टर्म इज m, तो nth टर्म जो है उसको मैं an से रिप्रेजेंट करूंगा, a प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल टू m। भाई अभी मुझे क्लियरली बता देना, ये दोनों मैंने लिखा, इसके अंदर किसी को भी कुछ डाउट आया तो फिर से मैं इसको और अच्छे से क्लियरली समझाऊं। ये दो टर्म अगर समझ में आ गई, इसी के ऊपर से पूरा सॉल्यूशन बनने वाला। किसी को डाउट हो तो अभी ही बता देना। नो सर, समझ में आ गई। समझ में आ गया ना? mth टर्म जो है वो n है और nth टर्म जो है वो m है। चलो अब ध्यान से देखना, यहाँ पर तीन बार, एक बार इक्वल टू इधर है, एक बार इक्वल टू इधर है, तो मैं ये और ये दोनों इक्वल टू को कंसिडर करता हूँ। अब यहाँ पर मैं करूंगा इनका डिफरेंस, तो डिफरेंस मैं यहाँ से ले लूँ, यानी कि डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्शन, यहाँ से सब, तो a माइनस ए कट जाएगा, ऊपर क्या होगा m माइनस 1 d माइनस n माइनस 1 d इज इक्वल टू n माइनस 1। क्लियर हर एक स्टेप? नाउ d को कॉमन निकालो, d को कॉमन निकालेंगे तो बचेगा m माइनस 1 माइनस n प्लस 1 इज इक्वल टू n माइनस, ये प्लस 1 और ये माइनस 1 गया तो बचा क्या, d इज इक्वल टू m माइनस n इज इक्वल टू n माइनस m। सो d इज इक्वल टू, इसको मैं n माइनस 1 माइनस m लिख सकता हूँ, माइनस साइन बाहर कॉमन निकालता हूँ तो ये n माइनस m बन जाएगा, ये n माइनस m तो ऑलरेडी था, तो n माइनस m n माइनस m गया तो माइनस d इज इक्वल टू 1। सो अल्टीमेटली d इज इक्वल टू माइनस 1, d इज इक्वल टू माइनस 1 आ गया। d इज इक्वल टू माइनस 1 तक किसी को कुछ भी डाउट? क्या सारे स्टेप समझ में आ गए? समझ में आ गया सर। बाकी लोगों को भी आ ही गया ना भाई, कि शर्म तो नहीं आ रही ना भाई, इसमें शर्माना क्या, कॉन्सेप्ट सीखने बैठे हैं तो कोई शर्म नहीं, पूछ ही लेने का जो भी डाउट है। चलो तो मैं उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ गया। अब देखना ध्यान से, मैंने क्या लिखा था, a प्लस m माइनस 1 d इज इक्वल टू n, ये m वाली जो टर्म है ना वही लिखिए, a प्लस m माइनस 1 d इज इक्वल टू n। d की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 1, तो अब मैं a प्लस m माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई माइनस 1 इज इक्वल टू n लिख सकता हूँ। d की जगह सिर्फ माइनस 1 रखा है क्योंकि d की वैल्यू हमारी माइनस 1 आ गई। सो a माइनस m, माइनस 1 मल्टीप्लाई करेंगे
plus 1 is equal to n. So a is equal to n plus m minus 1. a की वैल्यू भी कुछ मिलेगी मुझे. a is equal to n plus m minus 1. क्या सबका यही है? सबको समझ में आ गया? ओके, उम्मीद करता हूँ सबको समझ में. अब देखना भाई, अब कंक्लूजन पर पहुंचने वाले हैं. नाउ पीथ टर्म निकालनी है. क्या पूछा है? पीथ टर्म. तो पीथ टर्म यहाँ पर ए पी के तौर पर रिप्रेजेंट किया जाएगा. पहली टर्म ए प्लस पी माइनस 1 डी, ये हो जाएगी पीथ टर्म. ए की वैल्यू क्या है हमारे पास? ए की वैल्यू n प्लस एम माइनस 1 और डी की वैल्यू क्या है हमारे पास? -1. तो ये हो जाएगा माइनस पी प्लस 1. प्लस 1 माइनस 1 गया तो बचा क्या? n प्लस एम माइनस पी. ये है आपकी पीथ टर्म. भाई क्वेश्चन आ गया है इस टाइप के. तो पीथ टर्म आपकी निकली n प्लस एम माइनस पी. गजब का आंसर. n प्लस एम माइनस पी, ये आपकी पीथ टर्म निकलेंगे. एनी डाउट? ये सब कुछ सॉर्टेड है यार सबका. समझ में आ गया सर. अरे वाह. ओके ओके ओके, चलो तो सबको समझ में आ गया. जलज ने सबकी तरफ से आंसर दे दिया है कि सबको समझ में आ गया है. चलो तो अब आगे बढ़ते हैं. आगे बढ़ते हैं तो आगे इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है, ध्यान से लिख लेना अगर बाकी हो तो. अगर लिख लिया है तो बहुत बढ़िया. चलो अब ये कोई करेगा? ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है यार, बहुत ही आसान क्वेश्चन. भाई किताब में देखे बिना, हाँ भाई, क्योंकि मैं किताब के अलावा फिर भी क्वेश्चन पूछना चाहूंगा. किताब में देखे बिना क्या मुझे बता पाएगा ये? फाइंड द कॉमन डिफरेंस यानी कि डी. कोई अगर ट्राई कर रहा है वो भी बोल दो तो मैं उसके लिए वेट करूं, कि मुझे जानना है कि यार कोई एफर्ट भी मार रहा है कि एग्जाम में नया क्वेश्चन आएगा तो वहां पर आपको एफर्ट मारना. इसी सर टाइप ट्राई के करूँ. क्वेश्चन में ट्राई करूँ. ट्राई कर रहा है. ओके, एक आदमी यानी कि एक स्टूडेंट ट्राई कर रहा है. चलो ट्राई करें. तो मैंने क्या बोल रहा था? मैं यही बोल रहा था कि यार एग्जाम में आपको एफर्ट मारना पड़ेगा, नया कोई क्वेश्चन आएगा तो उससे बेटर ये कि यहाँ पर थोड़ा सा एफर्ट मार लो और यहाँ पर अपने डाउट्स क्लियर कर लो. और एफर्ट यहाँ पर मारोगे तो एग्जाम में कुछ नई बात नहीं लगेगी. इसके 2-3 सॉल्यूशन है यार, 2-3 सॉल्यूशन. लेकिन बेस्ट सॉल्यूशन मैं बताने वाला हूँ. बेस्ट सॉल्यूशन मैं बताने वाला हूँ, बहुत ही आसान. और 11th में आ गए हो भाई, अब आपको थोड़ा रीजनिंग, थोड़ा एप्टीट्यूड, ये थोड़ा डेवलप करना स्टार्ट कर देना पड़ेगा. कि आगे फिर यही है, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, हर एक कंसेप्ट के अंदर. चलो तो मैं ही करता हूँ, तुम अपना ट्राई करते रहो, कोई बात नहीं. जो अपना ट्राई कर रहे हो वो ट्राई करते रहो, लेकिन मैं यहाँ पर बेस्ट तरीका बताने की ट्राई करता हूँ. इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ arithmetic progression is np plus 1/2 n q sn. ये सम ऑफ n टर्म का मतलब sn होता है, हम पहले ही सीख कर है. ये क्या बता रहा है कि sn इज इक्वल टू np प्लस 1/2 n माइनस 1 q. अब देखना जादू. हम क्या पढ़ कर आए? हम पढ़ कर आए Sn इज इक्वल टू n/2 ट्वाइस a प्लस n माइनस 1 d. अब ये वाले टर्म को देखना, मैं मॉडिफाइड करता हूँ थोड़ा ध्यान से. इसको मैं मॉडिफाइड करता हूँ. Sn इज इक्वल टू n/2 को कॉमन निकालता हूँ मैं. n/2 को कॉमन निकाला तो p के साथ 2 जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, तो ये हो जाएगा 2p प्लस n/2 को कॉमन निकाले, n/2 जैसे गया तो ये बचेगा
n माइनस वन क्यू। अब इसको इसको और इसको अगर मैं कंपेयर करूं, इसको और इसको कंपेयर करो तो d क्या दिखता है? ये तो सेम है, n/2 प्लस n/2 मल्टीप्लीकेशन में ट्वाइस a प्लस n-1d, n/2 मल्टीप्लीकेशन में ट्वाइस p प्लस n-1q। तो d की जगह क्या दिख रहा है कॉमन? d इज इक्वल टू q। दैट्स इट, दिस इज योर आंसर। d इज इक्वल टू q आ गया। बट द क्वेश्चन इज, क्या ट्वाइस a इज इक्वल टू ट्वाइस p होगा? मतलब में क्या a इज इक्वल टू p होगा? क्या a इज इक्वल टू p होगा? क्वेश्चन मार्क। तो a इज इक्वल टू p। a क्या है भाई? a यहाँ पर a लिखा हुआ है, वो फर्स्ट टर्म मतलब n इज इक्वल टू 1। फर्स्ट टर्म मतलब n इज इक्वल टू 1। अब गिवन फॉर्मूला ये था Sn इज इक्वल टू np प्लस 1/2 n मल्टीप्लाई बाय n-1q। n की जगह 1 रखो, सो S1 इज इक्वल टू p प्लस n-1। n की जगह 1 रखना है, 1 - 1 0, तो ये पूरी की पूरी टर्म 0 0। तो S1 इज इक्वल टू p, मतलब पहली टर्म a इज इक्वल टू p। और इसको कंपेयर किया तो d इज इक्वल टू q आ गया। सो आपका कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा? q। ये अप्रोच बुक के अंदर नहीं दिया हुआ। समझ में आया क्या सभी को? सर हम्म सर ऐसे अगर हम डायरेक्टली लिख सकते हैं ऐसे कि ये फॉर्मूला लिखकर Sn की और फिर हमने उसको सिंपलीफाई कर दिया, तो हम ऐसे डायरेक्टली लिख सकते हैं d इज इक्वल टू q ये सिंपलीफाई करने डेफिनेटली बाय कंपेयरिंग के। Sn, ठीक है। बट वी हैव टू वेरीफाई वेदर a इज इक्वल टू p और नॉट। तो अब वहां पर a इज इक्वल टू p और नॉट, तो हमने देखा, उसको प्रूव भी कर दिया कि हाँ a इज इक्वल टू p। इसको यहाँ पर प्रूव भी कर दिया, S1 इज इक्वल टू p प्लस 0। p प्लस 0 मतलब a1, यानी कि a पहली टर्म जो है वो पहली टर्म a है, यानी a इज इक्वल टू p। ये इसको भी प्रूव कर दिया। और यहाँ पर इसको इससे कंपेयर करने से d इज इक्वल टू q भी मिल गया। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अप्रोच बोलते हैं इसको, ठीक है। इस टाइप का सोचना पड़ेगा अभी। सर मेरे को एक बार समझ में नहीं आया S1 इज इक्वल टू p प्लस 0। चलो, जलज आपकी आवाज ठीक है? नहीं सर, आर्यन हियर। आर्यन, हाँ क्या बोला आपने? थोड़ा जोर से बोला। सर S1 इज इक्वल टू p प्लस 0 समझ में नहीं आया मुझे। हाँ अभी ध्यान रखना, आर्यन का क्वेश्चन है कि S1 इज इक्वल टू p प्लस 0 समझ में नहीं आया। आर्यन, यहां पर इन्होंने क्या किया? सम ऑफ n टर्म ऑफ एरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज np प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाय n मल्टीप्लाई बाय n-1 q। n क्या है आर्यन? n टर्म है, नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म। तो अगर तुझे कोई पहली टर्म पूछे तो n की जगह क्या लिखेगा? p मतलब np पहली हाँ? टर्म। पहली टर्म np लिखेगा? क्या वही है बात करता है? पहली टर्म, इसमें सम ऑफ हाँ? टर्म्स। पहली टर्म क्या लिखेगा तो? n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म मतलब 1 2 3 अप टू n। तो पहली टर्म पूछेगा तो पहली टर्म क्या होगी? पहली टर्म तो n इज इक्वल टू 1 पर जो रखेगा वो मिलेगी ना तेरे को? हाँ सर। n इज इक्वल टू 1 पर मिलेगी। यही है वो फॉर्मूला, Sn इज इक्वल टू np प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाय n मल्टीप्लाई बाय n-1 q। इसके अंदर n इज इक्वल टू 1 रख देख तो पहली टर्म मिलेगी। अच्छा एक n 1 मल्टीप्लाई बाय p प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1-1 क्या होता है? 0। जब ये सारा अपने आप में मल्टीप्लिकेशन में 1-1 0 हो गया, 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरी की पूरी टर्म क्या हो जाएगी? ये वाली पूरी की पूरी टर्म 0 हो गई क्या आर्यन? यस सर, 0 से मल्ट 0। तो ये n इज इक्वल टू 1 पहली टर्म हमें चाहिए, तो 1 मल्टीप्लाई बाय p तो क्या बचेगा फिर? S1 इज इक्वल टू p। और S1 इज इक्वल टू p मतलब पहली टर्म सिर्फ और सिर्फ पहली टर्म का समेशन, मतलब पहली टर्म ही मिलेगी ना भाई। तुझे बोलेगा कि 4 का समेशन करके बताओ, आगे कोई सीक्वेंस ही नहीं है, तो 4 का समेशन तो 4 ही होगा, यानी पहली टर्म ही है वो। सो S1 इज इक्वल टू p मिल गया यहाँ पर। अब ये S1 इज इक्वल टू p मतलब पहली टर्म तो क्या होती है? a होती है क्या? हाँ सर, समझ में आ गया क्या आर्यन? क्या अभी भी नहीं आया? आ गया सर समझ में। आ गया ना? आसान है ना?
ठीक है, तो D इज इक्वल टू क्यू, ये अपना एक्स्ट्राऑर्डिनरी अप्रोच से भी निकाल सकते हो और बुक वाला अप्रोच अच्छा लगे तो वो भी कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड। ठीक है, बुक वाला अप्रोच कहाँ है भाई, देखते हैं बुक वाला अप्रोच। बुक वाला ये अप्रोच है, ये भी आप फॉलो कर सकते हैं और अपना वो कंपेयरिंग वाला जो है वो भी सॉल्व। इसके अंदर भी आंसर क्यू ही आने वाला, आंसर में कोई चेंज नहीं आने वाला। ठीक है, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। बढ़िया सा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। अच्छा, यहाँ पर क्या लिखा है, किसी ने कुछ लिखा है क्या? अच्छा, आंसर आ गया है सबका, ओके। सो यहाँ पर देखना, द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू arithmetic progression are in the ratio of 3n plus 8 divided by 7n plus 15. Find the ratio of their 12th terms. यहाँ पर है ना, गलती क्या करते हैं वो समझना भाई, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। गलती क्या करते हैं यहाँ पर कि ये जो दिया है ना, ये जो रेशियो, ये किसका रेशियो है? सम ऑफ nth टर्म। ये यहाँ पर टर्म डिसाइड है क्या? नहीं है। कितनी n, n कितना होगा? n तो कुछ भी होगा, n तो 1 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है और 1000 भी हो सकता है। तो यहाँ पर n के बारे में क्लैरिफिकेशन नहीं है, n जो है वो नंबर ऑफ टर्म है। तो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर इन द रेशियो ऑफ 3n plus 8 डिवाइड बाई 7n plus 15। यानी कि ये किसी दो अरिथमेटिक रेशियो है। हेलो, यानी कि ये जो है वो किसी, अरे यार मेरा आवाज कट रहा है क्या? यस सर। हाँ, कुछ तो प्रॉब्लम शायद मैं, यानी कि 3n plus n डिवाइड बाई 7n plus 15, ये जो है रेशियो ऑफ nth टर्म ऑफ टू डिफरेंट प्रोग्रेशन, इनका सम का, दो अलग अलग प्रोग्रेशन के सम का रेशियो है। अब आपको जो ढूंढना है वो क्या ढूंढना है? टर्म का रेशियो आपको निकालना है, 12th टर्म का रेशियो निकालना है। यहाँ पर कोई सम वगैरह का नहीं, बस आपको ये गिवन डेटा है। इसमें भी एक रीजनिंग का लेसन रिक्वायर्ड है, वो मैं बताऊंगा, बहुत बढ़िया है। और ऐसे ही आपका धीरे धीरे दिमाग जो है वो, फाइनली आप जब इंजीनियरिंग में आएंगे तो और मजा आने वाली है। Let A1, A2 and D1, D2 be the first term and common difference of the first and second arithmetic progression respectively. पहली जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमने कंसिडर की, उसका पहला टर्म ए होता है भाई, तो पहले टर्म की जगह हमने A1 ले लिया और उसका कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू हमने D1 ले लिया। ये तो पहली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात। दूसरी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है, उसके लिए हमने की वैल्यू A2 ले ली और दूसरी टर्म की वैल्यू D2 ले ली। तो अब सम करना है, तो सम वाला फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू n बाई 2 मल्टीप्लाई बाय ट्वाइस a प्लस n माइनस 1d, यही है। तो अब कुछ नहीं करना, पहली टर्म की बात करते हैं तो a की जगह A1, d की जगह D1, nth टर्म तो दोनों की है ही, तो n की जगह तो n ही रहेगा। सिमिलरली दूसरी अगर प्रोग्रेशन की बात करें तो a की जगह A2 और d की जगह D2, और उनका प्लस 8 डिवाइड बाई 7n प्लस 15, ये रेशियो तो आपको गिवन है। नाउ n/2 कैंसल, बचा जो भी वो इधर आ गया, ट्वाइस A1 प्लस n माइनस 1 D1 इज इक्वल टू 3n प्लस 8, और डिवीजन में ये आपको यहाँ पर दिख रहा है। इसको हम देंगे नंबर 1। नाउ अब किसी भी चीज की अगर आपको 12th टर्म निकालनी है तो भाई मैंने बताया था ना, nth टर्म का जनरल फॉर्मूला, यानी कि L बोल दो या n बोल दो, इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। तो अगर आपको A12 निकालना है तो A12 इज इक्वल टू a प्लस 12 माइनस 1 11, तो 11d। अगर पहली प्रोग्रेशन की बात कर रहे तो वो A1 हो जाएगा और यहाँ पर D1 हो जाएगा, और अगर दूसरी प्रोग्रेशन की बात करते हो तो A2 हो जाएगा और 11 D2 हो जाएगा। वही तो यहाँ पर क्या है, 12th टर्म ऑफ फर्स्ट एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, क्या लिखा है इसको, A1 प्लस 11
D1, जैसा कि हमने यहाँ पर बेसिक से निकाला, n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। तो n की जगह अगर हम 12 रखेंगे, क्योंकि 12वीं टर्म का रेशियो चाहिए हम दोनों की, तो ये हो जाएगा a1 प्लस 11d1 और a2 प्लस 11d2। आसान है। अभी तक किसी को कुछ क्लियर है? क्योंकि अब यहाँ पर आगे जो आने वाला है वही ये पूरे क्वेश्चन की रीजनिंग। अभी तक किसी को कुछ भी डाउट है क्या? नो सर। चलो, अभी तक किसी को कुछ डाउट नहीं है। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1। अब ध्यान से सोचो, ध्यान से सोचो। इसको, ये जो है ना, दिख रहा है ना, ट्वाइस a1 प्लस n माइनस 1d1 को अगर मुझे इसके बराबर बनाना हो, a1 प्लस 11d1 के बराबर बनाना हो, तो मैं क्या करूंगा? कहीं ना कहीं मैं ये सोचूंगा, क्या सोचूंगा, एक मिनट रबड़ ले लेता हूं मैं। कहीं ना कहीं मैं क्या सोचूंगा कि यहां पर अगर मुझे 22 मिल जाए, ये n-1 की जगह अगर मुझे 22 मिल जाए, तो 22 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा पूरे ऊपर को, तो ये 2 से डिवाइड होके 11 हो जाएगा। और यहां पर बचेगा क्या? a1 प्लस 11d1। तो कहीं ना कहीं n-1 मुझे चाहिए 22। जब n-1 मुझे 22 चाहिए, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 23 हो जाएगा। क्या समझ में आया क्या ये n इज इक्वल टू 23 कैसे आया सभी को? देखो एक ये बार वाला वापस डाउट रह जाएगा ना, एक्सप्लेन तो करना, रह ही जाएगा। वापस इसलिए एक्सप्लेन करना एक बार। हाँ, वापस एक टाइम करते, देखना ध्यान से देखना अभी। ये रहा। देखो हमें निकालना क्या है? 12वीं टर्म का रेशियो निकालना है। 12वीं टर्म का रेशियो निकालना है, तो हमने यहाँ से सीख लिया कि अगर 12वीं टर्म का रेशियो निकालना है तो वो कितना होना चाहिए? वो कितना होना चाहिए? a प्लस n माइनस 1d के बराबर। तो n की जगह 12 रखेंगे, तो ये हो जाएगा। अगर पहली प्रोग्रेशन की बात करें तो a के लिए हमने a1 लिया था, तो a1 प्लस 11 n माइनस 1 12 माइनस 1 11, तो 11d1 हो जाएगा। तो 11d1 12th टर्म ऑफ फर्स्ट प्रोग्रेशन a1 11d1, दूसरे के लिए a2 11d2। यहां तक आपने कहा कि सभी को समझ में आ गया। अब मैं ये सोच रहा हूं कि अगर मैं ये n माइनस 1 को 22 बना दूं, n-1 को 22 बना दूं, तो क्या होगा? पता है? 2a1 प्लस 22d1 हो जाएगा। n-1 को अगर मैं 22 बना दूं, और नीचे क्या होगा पता है? 2a2 प्लस 22d2 हो जाएगा। और अगर ऊपर नीचे में 2 से डिवाइड करूं, ऊपर नीचे अगर 2 से डिवाइड करूं, तो ये बन जाएगा a1 प्लस 11d1, और ये बन जाएगा a2 प्लस 11d2। तो कहीं ना कहीं मेरा फोकस ये रहना चाहिए कि n-1 को मुझे 22 बनाना है। जब मैंने ये फोकस किया कि n-1 को मुझे 22 बनाना है, तो n को क्या रखूंगा? मैं 23 रखूंगा। वही बात है। अब आया क्या समझ में? यस सर। ओके, सभी को आ गया ना समझ में? फिर ये डाउट का डाउट ही रह जाएगा। ये बहुत कम लोगों को पता है यार, सही में। मुझे पता है कि ये वाला क्वेश्चन को बस जैसे यार इधर 22 इधर 23 लिखा है, तो 23 ही रखना है भाई, 23 ही रखना है। ऐसा नहीं है, रीजनिंग है इसके पीछे कि 23 क्यों आना चाहिए। और ये हम इसको a1 प्लस 11d1 के बराबर क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि यही तो हमें रेशियो निकालना है। जब ये रेशियो निकालना है, तो ये वैल्यू हमारे पास गिवन है, ये इसके बराबर आ जाएंगी, तो हम यहाँ पर n की जगह 23 रख के आसानी से इसका रेशियो निकाल सकते। तो अब मैं सारी चीजें मिटाने जा रहा हूँ, किसी को कुछ डाउट नहीं है, ऐसा सबने बोल दिया है। तो अब जब किसी को कुछ डाउट नहीं रहा, तो हम आगे प्रोसीड कर सकते। n इज इक्वल टू 23 अगर हम लगाएंगे, तो जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था, n इज इक्वल टू 23 लगाएंगे तो इस तरीके से टर्म बन जाएंगे। सो a1 प्लस 11d1 करना हो तो 2 से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे, 2 से अगर ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे, और n इज इक्वल टू 23 हमने समझ लिया था, तो ये फॉर्मूला में n इज इक्वल टू 23 रखेंगे, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 23 प्लस 8 डिवाइड बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 23 प्लस 15। और हमें आंसर किसका चाहिए था? 12th टर्म का रेशियो, पहली और दूसरी का, और वही मिलेगा हमें। तो पहली और दूसरी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की 12वीं टर्म का रेशियो जो है वो यहाँ से 7 डिवाइड बाई 16 आ जाएंगे।
और यहाँ पर n इज इक्वल टू 23 रखने से 23 के पीछे रीजनिंग क्या थी, क्योंकि हमें यहाँ पर 22 लाना था। 22 क्यों लाना था? 22 इसलिए लाना था कि ऊपर नीचे हम डिवाइड करें तो ये इसके बराबर बन जाए, जो अल्टीमेटली हमें फाइंड आउट करना है, यानी कि a मल्टीप्लाई बाई प्लस 11d1 डिवाइड बाई a2 प्लस 11d2। समझ में आया क्या? होश उड़ गए? समझ में आया सर। अच्छा, जलज को समझ में आ गया, बाकी लोगों का क्या है पता नहीं। मैं मेरी सर कौन? आवाज क्या बोला? सर आवाज आ रही है? हाँ आ रही है बस। सर मैं पूछ रहा था कि मेरे को 23 का रीजनिंग तो समझ में आ गया, हम्म बट आपने इधर 2 रिड्यूस कर दिया, ये 23 जहाँ पे n पुट किया हम्म वहाँ पे आपने 2 रिड्यूस किया, हम्म तो आपने सिंपली रिड्यूस कर दिया, उसमें से 2 या कुछ और रिड्यूस नहीं किया, उसको सिंपली रिड्यूस कर दिया 11, और 11 से कट जाएगा तो वो 7/16 आ गया। नाउ लेट्स, यहाँ पर देखो, अब ये बुक को भूल जाओ, मैं जो बता रहा हूँ वो देखना। यहाँ तक हम पहुंच गए थे भाई, ये समेशन है तो इस तरीके से आएगा, और n इज इक्वल टू यहाँ पर हमें 22 n माइनस 1 22 चाहिए, तो n इज इक्वल टू 23 रखना पड़ेगा। अब ट्वाइस a1 प्लस 23 रखेंगे n की जगह, तो ये हो जाएगा 22d1 डिवाइड बाई ट्वाइस a2, 23 रखेंगे तो ये यहाँ पर 22 हो जाएगा, 22d2 इज इक्वल टू 3n प्लस 8 डिवाइड बाई 7n प्लस 5। अब यहाँ पर n की जगह एक्चुअली हमें क्या रखना था? 23 मल्टीप्लीकेशन में। यहाँ पर भी n की जगह क्या रखना था? मल्टीप्लीकेशन में 23। क्यों? क्योंकि हमने समझा कि n की वैल्यू हमें 23 लेनी है, तभी यहाँ पर 22 आएगा। और ये 22 के पीछे क्या रीजन था? अब हमें मिल जाएगा, ऊपर नीचे अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो ये सिर्फ और सिर्फ a1 बच जाएगा। 22 अगर 2 से डिवाइड होगा तो यहाँ पर 11d1 आ जाएगा। नीचे अगर हम बात करें तो 2 से नीचे भी डिवाइड करना, ऊपर अगर 2 से डिवाइड किया तो नीचे भी डिवाइड करना रहे हो। अगर ऊपर चीज कोई मल्टीप्लाई कर रहे हो तो नीचे भी मल्टीप्लाई, अगर ऊपर कोई चीज डिवाइड कर रहे हो तो नीचे भी डिवाइड करनी पड़ेगी। तो नीचे क्या हो जाएगा डिवीजन के साथ? a2 प्लस 11d2 इज इक्वल टू 23 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 8। कितना होगा 23 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 8? 77। नीचे हमारे पास है 7 मल्टीप्लाई बाई 23 प्लस 5। 7 मल्टीप्लाई बाई 23 प्लस 5 166। ये क्यों कर रहे हैं भाई? ये क्यों कर रहे हैं हम? इधर 22 एडजस्ट किया और ये सब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें लिखना है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 12th टर्म। ठीक है, 12th टर्म किसी की निकालनी हो तो an इज इक्वल टू n माइनस 1d प्लस a। ठीक है, तो 12वीं टर्म निकालना हो तो a12 इज इक्वल टू 12 माइनस 1 11, और a को अगर मैं आगे ले तो a प्लस 11d होता है। तो a प्लस 11d को एडजस्ट करने के लिए हमने 23 पुट किया और हमारा एडजस्ट भी हो गया, और पहली प्रोग्रेशन का प्रोग्रेशन की 12वीं टर्म, इन दोनों का रेशियो हमें चाहिए था, जो ये दे रहा है हमें a1 11d1 और a2 11d2, जो कि 77 डिवाइड बाई 166 आ गया। तो अगर 11 से जाएंगे तो ये 7 बचेगा, और 11 से यहाँ पे जाएंगे 166 की जगह 176 आएगा, ऊपर मल्टीप्लाई वो ऐड में 15 है, 5 नहीं है। 15 है, सही है। सर ये तो समझ गया मैं, बट सर आप मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, आपने LHS में 2 रिड्यूस किया। राइट हैंड साइड में नहीं, ऊपर नीचे। हाँ मतलब ओके, समझ गया क्या? देख मैं तेरे को एग्जांपल लेता हूँ, देखना ध्यान से, ध्यान से देखना। 5 डिवाइड बाई कितना लिखूं मैं? 10 लिख दूं? नो। अब अगर मैं ऊपर 5 से डिवाइड कर रहा हूं और नीचे 5 से डिवाइड कर रहा हूं, क्या नीचे 5 से डिवाइड, ठीक है, तो क्या इन दोनों में कोई फर्क है? क्या इन दोनों में कोई फर्क है? 5 डिवाइड बाई 10 कितना होता है? 1/2 होता है। 1/2। और अब मैंने ऊपर भी 5 डिवाइड किया, नीचे भी 5 डिवाइड किया, तो ये कितना हो जाएगा? 1/2।
तो इसके रिजल्ट में कुछ फर्क पड़ा क्या? मैंने ऊपर नीचे 5 डिवाइड किया तो रिजल्ट में कुछ फर्क किया क्या? इक्वल टू ही रहा है ना 1/2 के, तो हाँ वैसा ही है यहाँ पर। मैं 2 ऊपर डिवाइड करूंगा और नीचे भी मैंने 2 से डिवाइड किया, तो ये इक्वल ही रहेगा इसके। अब क्लियर हुआ क्या? यस सर। ओके, तो ये बात आपको समझ में आ गई। अच्छा है, जो भी डाउट हो वो आपने पूछ लिए भाई, आ रहा हो तो बता देना। अच्छा क्वेश्चन है। सो टाइम देख लो यार कितना हुआ। अरे 4:40 ही हुई है अभी तो यार। बस यार आप भी थक गए होगे। करना है क्या आगे? एक एग्जांपल कर ले क्या? करा दो सर। करा दूं? क्योंकि यार यस हमने सर। थोड़ा लेट चालू किया था यार, वो टेक्निकल थोड़ा प्रॉब्लम था वो। ये एक एग्जांपल कर लेते, ठीक है, फिर बाद में देखेंगे। चलो एक एग्जांपल कर लेते, मस्त है ये तो। पैसे का एग्जांपल है यार, पैसे का एग्जांपल तो करेंगे ना। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, द इनकम ऑफ अ पर्सन इज ₹3 lakhs इन द फर्स्ट ईयर एंड ही रिसीव्स an increase of ₹10,000 to his income per year for the next 19 years. Find the total amount he received in 20 years. तो देखना, पहले तो इसको सादी रीत से समझ लेते। सादी रीत में क्या बोलते हैं? सिंपल लैंग्वेज में ये बोलता है कि भाई एक आदमी 3 लाख रुपए कमाता है हर साल, और हर साल उसकी जो इंक्रीमेंट है, यानी कि उसका जो इंक्रीमेंट होता है अमाउंट के अंदर, वो 10,000 जितना होता है। तो दूसरे साल कितना होगा? वो 3,10,000 होगा। चौथे साल कितना, तीसरे साल कितना होगा? 3 लाख, वो 20,000 हो जाएगा। चौथे साल वो कितना होगा? 3,30,000 हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखा है फॉर द नेक्स्ट 19 ईयर। ये थोड़ा सा आपको लगता है कि आपको क्या कर सकता है, डिस्टर्ब कर सकता है, कंफ्यूज कर। तो ये देखो, 3 लाख के बाद दूसरे 19 साल, 3 लाख के बाद दूसरे 19 साल में 10-10 हजार बढ़ते हैं। अब ये 3 लाख वाले साल को भी मैं कंसिडर करूं एक साल को, तो ये टोटल कितने, 20 साल हो गए। टोटल 20 साल हो गए, और हर साल 10-10 हजार बढ़ते हैं। तो ये क्या एरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिख रहा है आपको? पहले 3 लाख, उसके बाद 3,10,000, उसके बाद 3,20,000, उसके बाद 3,30,000, 10-10 हजार बढ़ रहे हैं। तो क्या लिखूं मैं? डी इज इक्वल टू लिख सकता हूँ 10,000, 10,000। यस सर। डिफरेंस इज 10,000। जब डिफरेंस हमने प्रूव कर दिया तो ये क्या है? एपी है। और टोटल कितने टर्म्स आएंगे यहाँ पर? टोटल कितनी टर्म्स आएगी? 19 साल तक 10-10 हजार बढ़ेंगे, लेकिन पहले साल 3 लाख थे, तो टोटल कितनी टर्म आएगी? नंबर ऑफ टर्म 20। और पहली टर्म क्या होगी? ए की वैल्यू क्या होगी? 3 लाख। ए की वैल्यू 3 लाख। तो अब क्या करना है? फाइंड द टोटल अमाउंट ही रिसीव्ड इन 20 ईयर्स। तो क्या करेंगे? टोटल अमाउंट 20 साल में, तो क्या करेंगे? अब समेशन करेंगे। समेशन का क्या फॉर्मूला है? एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 मल्टीप्लाई बाई ट्वाइस ए प्लस एन माइनस 1 डी। सारी चीजें तो है। अब ये एन की वैल्यू कितनी रखेंगे? 20, क्योंकि 20 टर्म होगी 20 साल के लिए। सो 20 डिवाइड बाई 2, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 लाख प्लस 20 माइनस 1 19 मल्टीप्लाई बाई 1000 इज इक्वल टू, जो भी आपका आंसर आएगा वो आपका आंसर। कैलकुलेट आराम से कर लेना, मस्त। कैलकुलेटर तो लाउड है ना अब 11वीं में? अलाउड होता है सर कैलकुलेटर? नहीं है कैलकुलेटर लाउड? मेरे को नहीं पता, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको अप्रोच कर सकते हो। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। एंड करते हैं इसी के साथ इस सेशन को। सबका ये क्वेश्चन हो गया क्या? सबको समझ में आया ये क्वेश्चन? यस सर। इसका आंसर क्या है यार? मैं देख लूं सही है क्या। ये किया क्या किसी ने आंसर? चैट में 7 भेजा है सर। क्या 79 लाख आया सर। आ गया क्या सही में? हाँ ओके, चलो तो सेशन को एंड करने जा रहे हैं। आज का सेशन कैसा लगा आपको? समझ में आया क्या सारी चीजें?
यस सर, समझ में आया ना। ठीक है ठीक है। सो इसी के साथ इस सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू। और थैंक यू कोई सर। किसी ने कुछ लिखा है क्या? जलज ने लिखा है कि नहीं नहीं यार, अभी मेरे को डाउट है यार, थोड़ा रुको रुको 2 मिनट, मेरे को डाउट है, ये मेरे को डाउट है। आपको डाउट नहीं है लेकिन मेरे को डाउट है। जलज का आंसर है कितना है? 61,90,000। ट्विशा का आंसर है 79 लाख। अमान का आंसर है 70। अभी मजा आए, किसने दिमाग लगाया, किसने कॉपी किया, किसने डायरेक्टली बुक को रिफर किया, सब अभी पता चल। ठीक है ठीक है। बुक को किसने कॉपी किया भाई? बुक को यहाँ पर जलज का आंसर राइट है। देखना अभी गलती क्या हुई है वो देखना ध्यान से। यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, एक मिनट, मेरी पेन किधर है? जलज ने एक्चुअली दिमाग लगाया यार। देखो भाई त्विशा और तुम लोगों ने भी सही ही किया होगा, मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ तुमने बुक में देखा, लेकिन जलज ने जो किया ना वो एग्जैक्टली मेरी जो गलती है ना वही किया। मतलब जलज बुक में नहीं देख रहा, जलज बुक में नहीं। मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया है? 1000 लिख दिया है 10⁻3, लेकिन डिफरेंस कितना है? 10,000। और जलज का जो आंसर है वो 1000 के अकॉर्डिंग आया, और ट्विशा और उनका तो आंसर बुक के अकॉर्डिंग आ आपने गया। तो सॉल्व किया ना, उससे पहले ही मैंने सॉल्व अच्छा, कर लिया उससे था, पहले ही इसलिए कर लिया मेरा था। आंसर राइट ओके आया। ओके, तो तुम्हारा हो सकता है सही होगा, मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ। बट जलज ने देखा है वो जो मैंने लिखा है, तो इधर 10⁻4 आएगा भाई। डिफरेंस कितना है? 10,000। ठीक है, तो अब यहाँ पर सही आंसर आएगा 79 lakhs। अब आएगा सही, डिफरेंस 1000 नहीं है 10,000। ठीक है भाई, बेस्ट ऑफ लक। आपको होमवर्क कुछ नहीं दिया ना आज? नहीं नहीं, होमवर्क है ना, थोड़ा बहुत जो है वो करके आना, और बाकी का हम नेक्स्ट सेशन में देखने वाले हैं। आगे भी और बहुत बढ़िया क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इसी के साथ इस सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, मास्क पहनना और घर पे रहना, और आगे भी ऐसे ही कंसेप्ट सीखते रहना। बाय। थैंक यू सर। थैंक यू, वेलकम।